गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लाइट चैप्टर का पूरा विद डिटेल्स के साथ क्लियरेंस कर रहे थे। हमने इससे पहले वाले में रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में बहुत ही नॉर्मल और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अपवर्तन को देखते हैं आज का वीडियो। अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन अपवर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं, दोनों हम समझते हैं। एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निवारण इसमें निकट दृष्टि में यूज करते हैं। उत्तल दूर दूर दृष्टि में। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पार कर जाना, यानी कोई दर्पण हो या कोई लेंस हो, उसका आर पार दिखाई देना, टकरा के वापस ना आना, वो पार हो जाना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, तारों का टिमटिमाना, ये रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्रैक्शन तीन क्रिया में होती है। सबसे पहले गैस में देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा किस्म होता है द्रव में। पहले गैस में, फिर द्रव में, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें ठोस में। सब में एक एक करके हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन गैस में जैसे धुआं जो होता है, धुंधला दिखना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई देना, ये सब रिफ्लेक्शन में काम करते हैं। और जो द्रव में होता है, जैसे पानी में आप कोई सिक्का डालेंगे, सिक्के का ऊपर उठ के दिखना, ये सब रिफ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। पानी में जो छड़ी डाली जाती है, छड़ी का तिरछा दिखना। और ठोस में जो परावर्तन होता है, वो उसे कहते हैं, ये केवल किस में होता है? लेंस में। और आगे हम लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद रिफ्लेक्शन इंडेक्स के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्शन इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन इंडेक्स रिफ्लेक्शन इंडेक्स को कहते हैं हिंदी में अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के तीन रूल हैं, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको अभी समझाऊंगा भी। इसमें एक होता है म्यू बराबर साइन
म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक, म्यू बटे साइन आई साइन आर। और जो दूसरा होता है म्यू बराबर सी बटे वी। और तीसरा फार्मूला इसमें होता है म्यू बराबर वास्तविक दूरी बटे आभासी दूरी। ये तीन फार्मूला हैं। साइन आई साइन आर को एक नियम और इसे बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम इसे समझते हैं बारी बारी से। ये मुख्य अक्ष है, इस पे हम अविलंब डालते हैं। ऊपर वाले हिस्सा को हम कहते हैं विरल, जिसे रेरर बोलते हैं, विरल बोले तो हवा। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सघन, सघन बोले तो पानी, जिसे बोलते हैं डेंसर। अब हम इस पे अगर कोई किरण पड़ती है, ये किरण आई, तो ये सघन की तरफ अगर इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये सघन की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरफ जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये किसी कोण से तो आई कोण से आई है, और ये जो बीच में जो कोण बना रहा है ये आर होगा। अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं, ये वाली जो लकीर डिवाइड करते हैं इसे अभिलंब बोलते हैं, और ये सघन को डेंसर बोलते हैं, और विरल को बोलते हैं रेरर। अब इसमें जो कंडीशन बनता है हम उसके बारे में देखेंगे। पहला जो कंडीशन होता है, जब प्रकाश विरल से सघन सघन में जाती है या गुजरती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि मैंने इमेजिंग में बताया आपको, ये वाला इमेज। और दूसरा जो कंडीशन इसमें है, म्यू बराबर सी बटे वी, उसको देखते हैं। ये इमेज है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये अविलंब है। अब हम ऊपर सघन रखते हैं, यानी ऊपर डेंसर रखेंगे, और नीचे के साइड हम रखते हैं विरल, यानी वायु। अब अगर हम इसमें प्रकाश की किरणें गुजारते हैं, ये प्रकाश की किरण है, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाती, ये अविलंब से दूर जाती है, ये इधर मुड़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या फॉलो होगा हम उसको अब देखते हैं। ये सेकंड टाइप है, ये मैंने फर्स्ट टाइप बताया। अब जो सेकंड टाइप है उसके बारे में देखते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाती है, तो वह अभिलंब से दूर जाती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब इस पर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल। अगर प्रकाश आई यानी 60 डिग्री से आया और 30 डिग्री से वापस चला गया, तो म्यू का मान ज्ञात कीजिए। म्यू मतलब होता है अपवर्तनांक। इसके लिए हम जो फार्मूला पहला है उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा। साइन आई बटे साइन आर,
ये फार्मूला होता है। अब हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। साइन 60 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। हम इनका मान रखते हैं। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और साइन 2 का मान होता है 1/2। ये अंदर वाला अंदर गुणा बाहर वाला बाहर से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो अपवर्तनांक होगा अंडर रूट 3 यानी 1.732। ये इसका जो अपवर्तनांक होगा अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। फार्मूला नंबर 2 पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा फार्मूला था म्यू बराबर CV बटे CV। सी का मान हमेशा होता है निर्वात में और ये जो V होता है ये माध्यम में जाल। अब हम इसी पे क्वेश्चन रिलीज करते हैं आपको समझाने के लिए और आपको समझ में भी आएगा। ये क्वेश्चन हम इस पे बनाते हैं। क्वेश्चन है कि माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो मेरे घर के अपवर्तनांक क्या हो गया, मेरे घर का अपवर्तनांक यानी म्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम म्यू का मान निकालेंगे। म्यू बराबर हो जाएगा सी बटे वी। सी का मान जो दिया है माध्यम ये ऊपर होता है। निर्वात में माध्यम प्रकाश की जाल कितनी होती है 3 × 10⁸ वैक्यूम जिसे कहते हैं। और ये जो वी है मतलब माध्यम दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ कितना दिया है 8। ठीक, ये से कट जाएगा और ये 1 दशमलव जहाँ हटाएंगे और ये दशमलव हटाने के लिए हमें ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 × 10/15 हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा कितना 30/15 और जब हम इसे काटेंगे तो ये 2 आएगा। अपवर्तनांक जो म्यू बराबर आएगा 2। इसमें क्या होता है अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो चमक भी बढ़ेगी। मतलब जो म्यू होता है म्यू समानुपाती होता है ब्राइटनेस का यानी चमक का। ये दोनों के समानुपाती होते हैं। अब हम इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में देखेंगे उसका अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है वो होता है 2.4। इसलिए हीरा खूब चमकता है। दूसरा होता है कांच का अपवर्तनांक। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 यानी 3/2। दोनों वैल्यूज याद रखें, एग्जाम में कोई भी इसमें से पूछ सकता है। जल का जो अपवर्तनांक होता है जल का अपवर्तनांक कम होता है 1.3 यानी इसे हम लिख सकते हैं 4/3। वायु का अपवर्तनांक देख लेते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.008। और निर्वात में अपवर्तनांक होता ही नहीं। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 0। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे के टॉपिक पे इसका जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें था म्यू बराबर वास्तविक
गहराई बटे आभासी गहराई। सारे फार्मूलाज को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ और आई होप ज़रूर आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं 20 मीटर, जो 20 मीटर वास्तविक गहरे तालाब में सिक्का कितने ऊपर दिखेगा। जैसे कि मैं शुरुआत में बताया था कि पानी में अगर सिक्का डालें तो थोड़ी ऊपर दिखता है, तो इसमें ये क्वेश्चन में दे दिया है 15 मीटर। हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये जो दे दिया है 15 मीटर, ये म्यू का मान कितना दे दिया है, गहरे पानी का पूछ रहा है, तो पानी का अपवर्तनांक मैंने अभी भी लिखा दिया था 1.3 लिखो या 4/3, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर 4/3। अब हमको क्या दे दिया है 15 मीटर या 10 मीटर, 15 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा 15, ये वास्तविक है, और जो आभासी है उसे हमें ज्ञात करना है। आभासी को मान लिए हम x, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 15×3=45। ठीक है, तो x को हम इधर रख के 45/4 कर देंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, ये 4 1 कम 4 हो जाएगा, काट के बताते। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 होता है, तो ये 11 दशमलव कितना आ जाएगा 2। इतने ऊपर वो दिखाई देगा, जो सिक्का होगा वो इतने ऊपर उठाई देगा ऊपर। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब इसमें हम आगे का पोर्शन देखते हैं, उसमें जो दिया है, अब हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे भी अच्छे से। लाइट जितने अच्छे से पढ़ेंगे कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर होगा, और सबसे आसान है लाइट में कुछ है नहीं, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे। एंगल, क्रिटिकल एंगल को ही कहते हैं क्रिटिकल, वो जो नहीं डॉक्टर बोल देता है, किसी को अगर चोट लगी हुई है ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब बच भी सकता है नहीं बच सकता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण, वही क्रिटिकल है। क्रिटिकल एंगल को हम सी से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसका एक इमेज बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, यह आपको समझ में भी आए। ये मुख्य एक्सिस है, ये उसके ऊपर से ये अभिलंब हमने डाला। अब हम यहाँ से कोई प्रकाश गुजारते हैं, ये जो माध्यम है जिसे कहते हैं सघन, और ये माध्यम है विरल, रेरर और डेंसर, विरल। अब यहाँ से कोई किरण अगर जा रही है, ठीक है, यहाँ तक बात आप समझे, तो ये विरल में आने के बाद क्या होगा, जाना चाहिए था इससे सीधे, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये अभिलंब की तरफ हल्का सा मुड़ जाएगा, जाना चाहिए था इसको सीधे, तो ये कुछ कोण होगा, ये जो आपतन कोण है इससे भी ज़्यादा अगर कोण को बढ़ा दिया जाए, मतलब ये जो रेखा यहाँ कुछ आसपास है, जब ये इसका कोण का एंगल हम बढ़ा देंगे तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये सीधे ये मुख्य अक्ष से होके ही गुजर जाएगा, ये अभिलंब के अंदर जाएगा ही नहीं, ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस कंडीशन को ही कहते हैं हम क्रिटिकल कंडीशन, पता ही नहीं चल पाता। तो इसके बारे में ये इमेज था, इसमें जो आपतन कोण है उसको कोण का एंगल हम बढ़ा देते हैं, उससे ज़्यादा कर देंगे, तो ये इतना अभी तक जैसे ये
आपतन कोण यहाँ जा रहा था तो इधर वो कट जा रहा था। ये समय आएगा, ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये सीधे मुख्य अक्ष से होके निकल जाएगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वैसा बड़ा हुआ आपतन कोण जिस पर अगर किसी किरण को लाया जाए तो अपवर्तन के फलस्वरूप नहीं आए या अपरिवर्तित हो, ना ही अपरिवर्तित हो, ना ही परिवर्तित हो। ना ये इधर आए अभिलंब की तरफ, ना अभिलंब से दूर जाए, वो सीधे ये मुख्य अक्ष पे ही निकल जाए। उसी को बता रहे हैं हम, परिवर्तित हो, बल्कि दोनों के माध्यम को अलग वाली, यही जो दोनों माध्यम को अलग करती है मुख्य रेखा से होते हुए निकले। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल एंगल। इसका जो फार्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का, उसे कहते हैं म्यू बराबर 1/sin c। ये चौथा फार्मूला था म्यू का, अपवर्तनांक का। अब हम इस पे एक क्वेश्चन भी इसी वक्त देखते हैं, जो है आपको समझाने में आसानी होगी और आप समझ भी पाएंगे। इसका जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा, एक कांच का क्रांति कोण 60 डिग्री है, उसका म्यू यानी अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। बना देंगे आप क्वेश्चन आसानी से। क्रांति कोण 60 डिग्री दिया है तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर 1/sin c। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, sin c का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? sin c यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है? हमने पहले भी बताया था, √3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। और √3 का मान होता है 1.732। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.11 आंसर इसका आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम क्रांति कोण का मान निकालते हैं। इसमें एक कंडीशन और बनती है कि ये जो इमेज है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली लाइन है, ये सघन है, रेरक जिसे बोलते हैं, ये विरल है। अब इसमें से कोई किरण हम गुजारते हैं, ये जो किरण गुजर रही है, ये तो इधर है तो ये इधर झुकेगी अभिलंब की तरफ, इधर झुक गई, जाना इधर था। और हम अगर इसका क्रांति कोण कर दें, क्रांति कोण जब कर देते हैं तो कितने पे जाएगा ये कोण? ये जो दोनों माध्यमों से अलग करती है उस पर जाएगा। अगर क्रांति कोण से भी ज़्यादा कोण हो, किरण गुजरे, तो क्या होता है? तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी सघन की तरफ सीधे मुड़ जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब उसके बारे में हम देखते हैं।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? अगर कांच एंगल क्रांति से भी अधिक एंगल बनाए किरण की, तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाहर रिफ्लेक्ट करके वो बाहर निकल जाता है। ये ऊपर की तरफ जो मैंने बताया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम इसके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। ये वाटर है, ये सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य है, और जब ये सूर्य की किरणें यहाँ पे पानी पे पड़ती हैं थोड़ी तिरछे पे ज़्यादा, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और ये आप खड़े हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा ही चमकने लगता है, यही ब्राइटनेस हो जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में दो शर्त होते हैं, उन दोनों शर्तों को हम देखते हैं क्या क्या शर्त हैं। सबसे पहला शर्त होता है, ये हमेशा सघन से विरल के माध्यम होगी। किसमें होगी? इसका जो माध्यम होगा सघन से विरल की तरफ होगा। और ये दूसरा जो इसमें होता है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन बनेगी। ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों कंडीशन में, ये पहला कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन था, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वस्तु चमकीला दिखाई देता है। जैसे एक कंडीशन इसमें होता है, हीरा। हीरा क्यों चमकता है ज़्यादा? वो अपने खूबी की वजह से नहीं चमकता, उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसके कारण चमकता है। कांच में दरार, और दूसरा इसमें एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसका एग्जाम्पल है। और इसमें तीसरा एग्जाम्पल जो होता है इंडोस्कोपी। ये सब किस पे काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। और इसमें चौथी कंडीशन एक होती है जिसे मेराज या इसे हिंदी में बोलते हैं मारीचिका। आप जब फोर व्हीलर से गाड़ी से जब रोड पर जाते हैं
तो आपको रोड पे ज़्यादा दूरी पे जल जैसा गिरा दिखाई देता है। रोड पर जल की तरह दिखाई देता है, लगता है बारिश हुई है, जबकि वो पानी नहीं होता। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? जबकि ऐसा किस कारण से होता है? पानी नहीं होता, वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप वीडियो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि जितने भी इसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट थे मैं उसको बहुत ही सिंपल करके बताया हूँ आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड I will request you please subscribe my channel.